नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के पहले ब्राह्मण वंश शुंग वंश की, जिसकी स्थापना मौर्य साम्राज्य के भग्नावशेषों पर हुई। मौर्य साम्राज्य जो मगध का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, लगातार 3 बड़े मौर्य शासक हुए जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव को मगध ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत ही मजबूती से खड़ा किया। परंतु अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो इतने सक्षम नहीं थे। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि अशोक ने युद्ध को त्याग कर जो धम्म विजय की नीति को अपनाया था, आगे चलकर यह मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। ब्राह्मण वर्ग में बौद्ध भिक्षुओं को लगातार जो तवज्जो दी जा रही थी, इससे नाराजगी थी। ये भी मौर्यों के पतन का एक कारण कहा जाता है। तो आइए इन सारे कारणों पर हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि मगध पर जब 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संभाला तो उसने लगभग पूरे उत्तर भारत को, पश्चिम में आप देखें तो वर्तमान पाकिस्तान तक, भारत को एक एकता के सूत्र में पिरो दिया। आगे चलकर बिंदुसार आया, उसने दक्षिण भारत की भी विजय करी। अशोक आए, अशोक ने कलिंग जैसा एक छोटा सा राज्य जो मौर्य साम्राज्य के अंग बनने से छूटा हुआ था, उसको भी अपने साम्राज्य में जोड़ लिया। हालांकि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कलिंग युद्ध की विभत्सता को देखते हुए अशोक ने हथियार और युद्ध नीति को त्याग दिया। बौद्ध धर्म से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वयं भी स्वीकार किया और आजीवन, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार करता रहा। हालांकि देखिए, अशोक के, जिसको आप कहते हैं, इरादे गलत नहीं। अशोक ये चाहते थे कि भाई बौद्ध धर्म क्योंकि एक प्रकार से शांति और अहिंसा का संदेश देता है, यदि सभी व्यक्ति बौद्ध हो जाएं तो हमें ये युद्ध, ये खून खराबा, ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि इसके पीछे अशोक की एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी। अशोक वर्तमान में बढ़ते हुए बौद्ध धर्म को पूरे आप आसपास के राज्यों में फैलाकर एक छत्र के नीचे एक बड़े राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ये भी कई इतिहासकार कारण बताते हैं। देखिए, जो भी बात, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म बहुत फला फूला। हालांकि मैं यहां पे एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य जब धनानंद के खिलाफ खड़े हो रहे थे तो आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया किसने? चाणक्य ने। चाणक्य और धनानंद के बीच वाली घटना मैं आपको बता चुका हूं कि धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, चाणक्य ने अपना बदला लेने का निश्चय किया, चंद्रगुप्त को एक हथियार के रूप में उन्होंने तैयार किया। चंद्रगुप्त एक सामान्य युवक थे। चंद्रगुप्त किसी राज परिवार से नहीं आते थे। चंद्रगुप्त के पास शुरुआत में कोई बड़ी सेना या धन नहीं था, जबकि चाणक्य उस समय एक बड़े प्रकांड पंडित और एक, आप समझिए कि गुरु के रूप में भारतवर्ष में जाने जाते थे। उनका नाम चलता था, तक्षशिला के इतने महान आचार्य वो थे। तो यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब पैसे की जरूरत पड़ी सेना को इकट्ठा करने के लिए, सेना के लिए हथियार करने के लिए, तो चाणक्य ने ही अपने तक्षशिला के जो साथी थे, जो अब ब्राह्मण वर्ग के ही थे, जो अब विभिन्न राज्यों के अमात्य बने हुए थे, अमात्य मतलब प्रधानमंत्री बने हुए थे, विभिन्न राज्यों में वो बड़े बड़े पदों पर शोभा पाते थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को फाइनेंस किया, पैसा दिया और चंद्रगुप्त ने इससे अपनी एक बड़ी सेना का गठन किया, जिसके बलबूते चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पदच्युत कर दिया और मगध में एक नए साम्राज्य की नींव रखी, मौर्य साम्राज्य। देखिए, इसका ये मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, नंद वंश एक शूद्र वंश था और आप देखें तो धनानंद तो अपने सत्ता के मद में इतना अंधा हो गया था कि वो चाणक्य जैसे महापंडित का अपमान करने से भी नहीं चूक। चाणक्य को धन, सत्ता, किसी भी चीज का लोभ नहीं था, इसलिए उन्होंने धनानंद का प्रतिकार किया, विरोध किया। परंतु कई सारे ऐसे दूसरे ब्राह्मण वर्ग के आचार्य, पुरोहित या गरीब वर्ग के ब्राह्मण थे जो राजा के द्वारा मिलने वाले दान पर ही निर्भर थे। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते थे।
आपने देखा होगा कि नंद वंश का जो प्रारंभिक राजा हुआ है, संस्थापक हुआ है महापद्म नंद, उसने तो बड़े पैमाने पर क्षत्रियों का संहार किया है। बात समझ रहे? तो नंद वंशों ने ये धनानंद जो आए, इन्होंने, क्योंकि ये खुद शूद्र वंश से संबंध रखते थे, इसलिए आप देखें कि वर्णों के अंदर टकराव तो है ही है। ऐसी स्थिति में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को फाइनेंस किया, इस सोच में कि धनानंद हटेगा तो हमारा कुछ अच्छा होगा। अब चंद्रगुप्त जब शासक बनते हैं तो नो डाउट चाणक्य उनके प्रधानमंत्री होते हैं, परंतु चाणक्य राज्य की राज व्यवस्था को मजबूत करने में लग जाते हैं, चंद्रगुप्त राज्य के विस्तार में लग जाते हैं। और आप देखिए जीवन के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेते हैं। जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा करके वो श्रवण बेलगोला चले गए। उनके बेटे बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय अपना लिया, ये जैन धर्म से संबंधित था, आजीवक संप्रदाय। और उनके बेटे अशोक ने, आगे बिंदुसार के बेटे अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कहने का मतलब है एक जो ब्राह्मण वर्ग है वो लगातार हाशिए पर चला गया है। उनको अब राज दरबार के अंदर वो सम्मान, प्रतिष्ठा और पद प्राप्त नहीं है जो पहले हुआ करते। अशोक के दरबार में तो बड़े बड़े धर्माचार्य के पदों पर जो जगह है वो बौद्ध भिक्षुओं ने ले ली है। अभी हम जिस शुंग वंश की बात करने वाले हैं, इनके पिता अशोक के दरबार में ही एक, आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण के रूप में अपनी सेवाएं देते थे, है ना। बहुत ही निचला दर्जा था उनका बौद्ध भिक्षुओं के कंपैरिजन में। ऐसी स्थिति में अब ब्राह्मण वर्ग के जो नए पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने अपना ब्राह्मण तो त्याग दिया, हथियार उठा लिए और क्षत्रिय कर्म करने लग गए। अब पुष्यमित्र शुंग जो हम बात करेंगे वो मौर्य सेना के सेनापति। आप समझिए कि एक ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है और वो मौर्य सेना का सेनापति बना है, इसका मतलब है बचपन से ही उसकी शिक्षा दीक्षा जो है एक क्षत्रिय की तरह हुई। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड है, अचानक से एक घटना नहीं हो जाती है, इसके पीछे के कुछ बैकग्राउंड थे। तो मैंने आपको कुछ कारण बताए। मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई, उसमें ब्राह्मण वर्ग का एक बड़ा योगदान था, स्वयं चाणक्य के नेतृत्व में योगदान था। परंतु चंद्रगुप्त जैन धर्म अपना लेते हैं, उनके बेटे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय अपना लेते हैं और अशोक बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हैं। लगातार मौर्य दरबार के अंदर बौद्धों की, बौद्ध धर्म गुरुओं की बढ़ती हुई उपस्थिति ब्राह्मण वर्ग की जो महत्वपूर्णता है उसको कम करती है। अशोक ने युद्ध विजय की नीति त्याग कर जब से धम्म विजय की नीति अपनाई थी, जगह जगह पर जब बौद्ध भिक्षु प्रचार प्रसार के लिए निकलते थे तो वो एक धर्म परिवर्तन का काम भी कर रहे हैं। भाई बौद्ध धर्म को अगर आप फैलाएंगे तो पहले से तो सनातन हिंदू धर्म है, वो छोड़कर ही तो अपनाएंगे, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक रोष व्याप्त था। तो ये सब कारण रहे कि मौर्य साम्राज्य में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा था। इस कमजोरी का फायदा भारत की आंतरिक शक्तियों ने ही नहीं, बाहरी शक्तियों ने भी उठाया। आप देखें कि सिकंदर ने भारत में यवन आक्रमण यानी कि ग्रीक आक्रमण के रास्ते खोल दिए थे। अभी भी भारत के पश्चिमी सीमाओं पर, ये सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई सारे ऐसे जगह थी, ऐसे स्थान थे जहां पर ग्रीक लोगों का शासन था और वो लगातार भारत की सीमाओं में आक्रमण करके मगध को हराने की चेष्टा करते रहते थे। ऐसी स्थिति में मौर्य सम्राट जो अंतिम थे उनका नाम था बृहद्रथ। साम्राज्य तो मगध का बड़ा था, ये आप देख सकते हैं बृहद्रथ के समय में इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, परंतु साम्राज्य के अंदर जो है एक तरह से यूनिटी नहीं थी, असंतोष ज्यादा था। असंतोष के कारण मैंने आपको बता दिया, लगातार बौद्ध धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव, ब्राह्मणों की घटती हुई इंपॉर्टेंस, ये सब खटकती थी मौर्य साम्राज्य की स्थायित्व। ऐसी स्थिति में पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहद्रथ, मौर्य राजा बृहद्रथ के सेनापति थे, उनको एक सूचना मिली। यह सूचना थी कि पश्चिम की तरफ जो ग्रीक सैनिक हैं, शासक हैं, वो भारत के अंदर या मगध के अंदर घुसकर योजना बना रहे हैं आंतरिक रूप से हमला करने, और इस योजना में उनका साथ दे रहे हैं
बहुत सारे बौद्ध भिक्षु। इन बौद्ध भिक्षुओं ने अपने मठों में भिक्षु के रूप में इन सैनिकों को शरण दी है। ये सैनिक यहां पर हथियार जमा करके एक निश्चित समय का इंतजार कर रहे हैं जब ये एक साथ आंतरिक रूप से मगध में हमला करके अफरा तफरी मचा देंगे। ये गुप्त सूचना पुष्यमित्र शुंग को मिली। पुष्यमित्र शुंग ने ये बात अपने राजा बृहद्रथ को बताई। पुष्यमित्र शुंग सेनापति थे तो राजा को तो बताना बनता था। बृहद्रथ ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पुष्यमित्र ने कहा चलिए आप नहीं मानते कोई बात नहीं, कम से कम मुझे इन बौद्ध मठों की तलाशी करने की तो इजाजत दी जाए। बृहद्रथ ने उसको भी मना कर दिया। पुष्यमित्र ने बृहद्रथ के विपरीत जाते हुए अपनी सेना से को आदेश दिया कि आप इन बौद्ध मठों की जांच करें, तलाशी लें। जब इन बौद्ध मठों की जांच की गई तो पुष्यमित्र शुंग को जो सूचना मिली थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। कई सारे ग्रीक जो छद्मावेश के अंदर यहां छुपे हुए थे, बौद्ध भिक्षु के वेश में यहां छुपे हुए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुष्यमित्र ने वहीं पर उनकी हत्या करवा दी और जो बौद्ध भिक्षु पकड़े गए थे उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा ने इन कल्प्रिट्स को सजा देने की बजाय पुष्यमित्र शुंग को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब यहां पे दो वर्जन मिलते हैं। पहला वर्जन है कि सुबह के वक्त जब सेना की एक पूरी परेड हो रही थी और पुष्यमित्र शुंग ने इन बौद्ध भिक्षुओं को राजा के सामने पेश किया, तो राजा ने वहीं पर पुष्यमित्र शुंग को भला बुरा कहना शुरू किया और अपनी तलवार निकाल ली पुष्यमित्र शुंग पर। पुष्यमित्र शुंग ने भी तलवार निकाली, दोनों में युद्ध हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने जो है हत्या कर दी अपने ही राजा बृहद्रथ। अब एक घटना और मिलती यहां पे कि बृहद्रथ को यह बात मालूम थी, मौर्य राजा बृहद्रथ को, कि पुष्यमित्र शुंग बहुत शक्तिशाली है, सेना का समर्थन भी उसे है। तो ऐसी स्थिति में शायद मैं पुष्यमित्र शुंग को सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकता। तो एक रात धोखे से किसी काम के बहाने बृहद्रथ ने पुष्यमित्र को बुलाया। पुष्यमित्र को एहसास हो गया कि कोई किसी न प्रकार की दुर्घटना होने वाली है। वो अपने हथियार साथ लेके गए थे और जैसे ही उन पर राजा ने हमला करना चाहा, पुष्यमित्र ने राजा की हत्या कर दी। जो भी बात है यहां पे, जो भी घटना सही हो, एक बात तो पक्की कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी पूरी सेना और जो भी दरबार था उनके सामने अपने राजा की हत्या कर दी। उसके बाद भी किसी ने भी उनका प्रतिरोध नहीं किया। इसका मतलब सिंपल सा है कि बृहद्रथ जो है वो कोई पॉपुलर राजा या लोकप्रिय राजा नहीं थे। बहुत सारे लोग शायद उनसे नाराज थे, उनके बारे में कह नहीं पाते होंगे। पुष्यमित्र शुंग ने वो काम अपनी तलवार के दम पर कर दिया। ऐसी स्थिति में सेना में तो पुष्यमित्र लोकप्रिय थे ही थे। 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की इस हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। इस राज्याभिषेक में आपने एक नाम सुना होगा, ऋषि पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, वो इनके राजगुरु, राजपुरोहित थे। आगे चलकर पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, उसमें से एक अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित जो हैं वो पतंजलि ऋषि। तो दोस्तों इस प्रकार 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत कर इतिहास का पहला ब्राह्मण वंश, जिसे आप शुंग वंश कहते हैं, वह अस्तित्व में आया। बचपन से ही पुष्यमित्र की शिक्षा दीक्षा एक क्षत्रिय के रूप में हुई थी। एक योद्धा तो वो थे ही थे। राजकाज संभालते ही, क्योंकि उन्हें राज्य की कमियों का पता था, उन्होंने सबसे पहले उन प्रशासनिक कमियों को दूर करना शुरू किया। जो वैदिक धर्म पीछे चला गया था, नेपथ्य में चला गया था, उस वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करने वाला पुष्यमित्र शुंग को कहा गया। अशोक ने अपने शासन काल में विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ किए जाते थे उनमें पशु बलि को निषेध कर दिया था।
पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें वापस शुरू करवाया। विभिन्न बड़े बड़े पदों पर इसने अपने वैदिक धर्म से संबंधित धर्माचार्यों की नियुक्ति करी। जो विद्रोही बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म गुरु थे, उनको पुष्यमित्र शुंग ने मौत के घाट उतारा। यही कारण है कि जो बौद्ध लिटरेचर है, बौद्ध साहित्य है, वो पुष्यमित्र शुंग को एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा बताता है। बौद्ध ग्रंथ इस बात को बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं के सर पर स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा। हालांकि यह बात पूर्णतः सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अगर यह बात सही होती तो पुष्यमित्र शुंग जो है भरहूत के और सांची के स्तूप का निर्माण नहीं करवाता। भरहूत का स्तूप बौद्ध धर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, जिसका निर्माण स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। तो यहां पर ऐसा लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने राज्य के खिलाफ जो षड्यंत्रकारी बौद्ध भिक्षु थे या धर्मगुरु थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करी, पर आम जन में यदि बौद्ध धर्म लोकप्रिय था तो शायद उसको टच उन्होंने नहीं किया। पुष्यमित्र शुंग के शुरुआती शासन काल में, क्योंकि अब सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तो सब लोगों ने, जो भी छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने स्वतंत्र होने की कोशिश करी, पर पुष्यमित्र शुंग ने फिर से मगध की उस खोई हुई राज शक्ति को पुनः एकत्रित किया और जो राज्य मगध के हाथ से निकल गए थे उन्हें वापस जीत। इन्होंने अपना राज्य पश्चिम के अंदर सिंधु नदी तक फैला। यह भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं, इन्होंने ये जो यवन थे, ग्रीक थे, इन्हें भारत से बाहर खदेड़ा। कई जगहों पर, जैसे आपको मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास का एक नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र इनके बेटे थे पुष्यमित्र के, उनके रोमांस पर ये कालिदास ने पूरा नाटक लिखा है अग्निमित्र का। तो उसमें भी उन्होंने उल्लेख किया है कि सिंधु नदी के किनारे पर हुए युद्ध में पुष्यमित्र ने बुरी तरह से यवनों को हराया। एक्चुअली पुष्यमित्र का जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था वो यवनों ने पकड़ लिया था, इसकी वजह से ये युद्ध हुआ। इन्होंने राज्य का वापस से, जिसको बोलते हैं ना राजतंत्र की सत्ता, उसे स्थापित किया। अपने पुत्रों को, अपने पोतों को इन्होंने विभिन्न राज्यों का प्रशासक बनाया। 184 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक लगभग 36 वर्षों का सफलतापूर्वक इन्होंने शासन किया और उसके बाद ये मृत्यु को प्राप्त। हालांकि इसके बाद और शासक, इनके जो वंशज हैं, वो लगभग 75 ईसा पूर्व तक शासन करते रहे, जिसमें अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, ये सब महत्वपूर्ण है। शुंग वंश का जो अंत किया 75 ईसा पूर्व में, वो भी एक ब्राह्मण वंश ने ही किया। उस ब्राह्मण का नाम था वासुदेव कणव। शुंग वंश का अंत कर कर इतिहास में एक और नया ब्राह्मण वंश आता है, जिसे कणव वंश के नाम से जानते हैं। हालांकि कणव वंश की इतिहास में कोई बड़ी राजनीतिक उपलब्धियां या सांस्कृतिक उपलब्धियां नहीं है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था। मतलब 35 वर्ष ही कणव वंशी शासन कर पाए। उसके बाद सिमुक सातवाहन जो था, आंध्र प्रदेश है ना वर्तमान में, तो वहां के आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक सातवाहन, जिसने कणव वंश का अंत कर दिया। शुंग वंश देखिए इतिहास में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक जो गैप आ गया, अशोक की जो धार्मिक नीतियां थी या राजनीतिक नीतियां थी, उसके कारण एक वॉइड क्रिएट हो गया। देखिए, जब कभी भी राज्य छोटे छोटे होते तो उनके बीच में आपसी युद्ध की संभावना हमेशा बनती। अगर कोई युद्ध को ही रोकने का प्रयास करे तो हो सकता है कि दोनों ही उसके खिलाफ हो जाए। जो दोनों पक्ष हैं जो युद्ध करना चाहते हैं और कोई तीसरा उनको मना कर रहा है, तो ये दोनों पक्ष पहले उससे युद्ध कर लेंगे। अशोक के लंबे समय में शासनकाल में यही चीज हो रही थी। बौद्ध धर्म का भी बहुत प्रभाव भारत में बढ़ चुका था। तो ऐसे में पुष्यमित्र को वैदिक धर्म के संस्थापक के रूप में भी देखा जाता। इन्हें भरद्वाज गोत्रीय
या कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण मानने की प्रथा रही है। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, बट फिर भी ये बात अंततः साबित होती है कि ये चाहे भरद्वाज गोत्र से थे या कश्यप गोत्र से थे, परंतु ये एक ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते थे। परंतु इनके कर्म कैसे थे? इनके कर्म क्षत्रिय थे। आप ये भी देखें कि शुंग वंश में साकेत, विदिशा, उज्जैन, मथुरा, यहां तक शुंगों ने अपना साम्राज्य आगे स्थापित कर लिया था। पुष्यमित्र की बात देखें आप, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, अंध्रक, पुलिंदक, घोषमित्र, वज्रमित्र, भगभद्र और देवभूति। अंतिम शासक कौन मिलता है हमको? देवभूति, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? वासुदेव कणव ने कर दी थी। तो दोस्तों ये है शुंग वंश का इतिहास। आशा करता हूं आपको पुष्यमित्र और उनके वंशजों की ये जो पूरी कहानी है अच्छी लगी होगी। हमारे इतिहास के सिलेबस में भी ये शुंग वंश का तो छोटा ही जिक्र आता है, जितना मैंने बताया उतना ही जिक्र है। तो थोड़ा सा आप इसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको चलो देखना ही है। तो दोस्तों लेक्चर आपको कैसा लगा इस बारे में आप मुझे जरूर बताइए। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। मिलता हूं फिर से किसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।